आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद पर एक बयान दिया है। गलवान घाटी और पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में हुई घटना के बाद पहली बार सरकार ने संसद में पूरी जानकारी दी है। लोकसभा में आज राजनाथ सिंह ने यह भरोसा दिलाया कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और सेना के जवान मातृभूमि की रक्षा में मजबूती के साथ तैनात हैं। संसद में रक्षा मंत्री ने चीन के बारे में आज 5 बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 29 और 30 अगस्त की रात को चीन ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने उनके प्रयास विफल कर दिए। राजनाथ सिंह ने 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा पर भी संसद को जानकारी दी और कहा कि गलवान में हमारे जवानों ने चीन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हुए सीमा की सुरक्षा की है। रक्षा मंत्री के मुताबिक इस वर्ष अप्रैल के महीने से लद्दाख की सीमा पर चीन के सैनिकों और हथियारों की संख्या लगातार बढ़ी है। रक्षा मंत्री के मुताबिक LAC पर तनाव है क्योंकि चीन ने अपने इलाके में बड़ी संख्या में सैनिक और गोला बारूद इकट्ठा कर रखा है और इसके जवाब में भारत ने भी पूरी तैयारी की है। राजनाथ सिंह के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है और जरूरत के हिसाब से एक्शन लेने के लिए तैयार है। चीन की सेना ने जब LAC पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश की और उससे टकराव की स्थिति पैदा हुई। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि चीन लद्दाख में LAC में बदलाव करना चाहता है। इसी मकसद से चीन की सेना लगातार अतिक्रमण की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय सेना उसे जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पैंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पैंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है। क्योंकि हम मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं और हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। रक्षा मंत्री ने संसद से विपक्षी दलों और सरकार के संकल्प पर शक करने वालों को भी एक जरूरी संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की संसद को एक स्वर में यह संदेश देना चाहिए कि पूरा देश सेना के साथ मजबूती से खड़ा है। और इसके बाद रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर भारत के 3 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, किसी भी पक्ष को एक तरफा तरीके से LAC के उल्लंघन की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी भी देश को। तीसरा सिद्धांत ये कि दोनों देशों के बीच सभी मौजूदा समझौतों का पालन होना ही चाहिए। ये 3 सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की संसद को, तमाम सांसदों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये संदेश देना चाहिए चीन को कि भारत के तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ हैं। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसा होगा? क्या भारत के सारे विपक्षी दल चीन के खिलाफ एकजुट हैं? क्या चीन के चाटुकार इस समय चीन का साथ छोड़कर भारत का साथ देंगे? क्या ये सारे नेता राजनीति छोड़कर एक बार के लिए एक स्वर में चीन के खिलाफ आवाज उठाएंगे भारत की संसद से? हमें इस पर शक है। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ दूसरा मोर्चा कूटनीति का है। यहां पर भी भारत लगातार उसकी चालों का जवाब दे रहा है और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत चीन को टक्कर देने वाली ताकत के तौर पर अब उभर रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। पूरी दुनिया ने शायद यह सोचा नहीं था कि भारत इतनी मजबूती से चीन को टक्कर दे सकता है।
एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भारत ने अपनी जगह बना ली है। भारत अगले 4 वर्षों तक इस परिषद का सदस्य रहेगा। इस सीट को पाने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था, 3 देशों के बीच। भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, उनका वोट मिला, जबकि चीन के साथ किसी महत्वपूर्ण देश ने उसका साथ नहीं दिया। यानी भारत ने चीन को हराकर यह सीट ले ली है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली हार है चीन की भारत के हाथों। पिछले कुछ समय में भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। अब तक भारत को विदेश नीति के मामले में एलिफेंट यानी हाथी कहा जाता था, लेकिन अब भारत की विदेश नीति में हाथी के बजाय शेर की तरह एक आक्रामकता आ चुकी है। पहले भारत की विदेश नीति में बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीरे होती थी, अब इसमें मौके और जरूरत के हिसाब से तेजी आ रही है। पहले विश्व के मंच पर भारत किसी हाथी की तरह एक साइलेंट प्लेयर यानी मौन खिलाड़ी की तरह रहता था, अक्सर तटस्थ रहा करता था। वही तटस्थता की बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कही थी, अब तटस्थता नहीं चलती, अब आपको पक्ष लेना ही होगा, और वही भारत अब कर रहा है। अब भारत तटस्थ नहीं है, लेकिन अब वो एक्टिव है और अपनी उपस्थिति दुनिया को बता रहा है। हाथी ताकतवर होने के बावजूद आक्रामक नहीं होता, लेकिन शेर शक्तिशाली और आक्रामक दोनों होता है। ऐसे में यह तुलना अब भारत के लिए ज्यादा सटीक दिखती है। शेर कभी भी अपने मन के भाव को चेहरे पर नहीं दिखाता। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना ही विस्तारवाद पर प्रहार किया था। चीन ऐसा देश है जो ताकत की भाषा ही समझता है। अब तक वो भारत के साथ दादागिरी करता रहा है, क्योंकि भारत ने ताकत की भाषा उससे कभी बताई ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। अब चीन समझौतों और यथास्थिति की बातें करने लगा है। भारत की तरफ से बने दबाव के कारण ही चीन अब भारत को उन समझौतों और संधियों की याद दिला रहा है जिन्हें वो खुद समय समय पर तोड़ता आया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज एक और बयान जारी किया है। आपको ये बयान सुनाते हैं ताकि आप समझ सकें लद्दाख की घटनाओं के बाद से चीन किस हद तक अब दबाव में आ गया है और भारत ने जो ताकत की भाषा में उसे जवाब दिया है, अब जो जवाब आया है, अब जो भाषा भारत बोल रहा है, यही भाषा चीन को समझ में आ रही है। पिछले कुछ दिनों में चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने सर्दियों में भारतीय सेना की सप्लाई लाइन टूटने की अफवाहें फैलाई थी। चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने यह भी कहा था कि सर्दियों में सड़कें और पास बर्फबारी की वजह से बंद हो जाएंगे और भारतीय सैनिकों को खाना तक नहीं मिलेगा, वो सर्दी में अकड़ जाएंगे। आज हम आपको ये बताते हैं कि आने वाली सर्दियों या और किसी मुसीबत के लिए भारतीय सेना की लॉजिस्टिक की तैयारी कैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियों के जरिए हर जरूरी चीज का, चाहे वो राशन हो, खास कपड़े हो, फ्यूल हो, दवाइयां हो, टेंट हो, का एक अविरल प्रवाह बना दिया गया है, जो लगातार दिन रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बह रहा है। लद्दाख से चीन के प्रोपेगेंडा को फेल करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर लगातार रसद और सेना के लिए जरूरी सामान लेह एयरपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इस सामान को दुर्गम इलाकों में जल्द पहुंचाने का काम वायुसेना के शिनूक हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। ताकि 16 और 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जवानों को सर्दी से बचाया जा सके। शिनूक हेलीकॉप्टर एक बार में 10 टन तक सामान ले जा सकते हैं और इस मिशन को सुरक्षित रखने के लिए आसमान में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी मौजूद है। भारतीय सैनिक LAC पर चीन के सैनिकों के मुकाबले टॉप पर है और सर्दियों में भी वो अपनी जगह पर तैनात रहे, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो एक अंडरग्राउंड फ्यूल टैंकर है और इसकी कैपेसिटी यानी इसकी क्षमता 4 लाख लीटर है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है। लेह से आगे जो भी फौज है उसको गाड़ियों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए,
खाना बनाने के लिए, कमरा गर्म करने के लिए, हर चीज़ के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है और सर्दियों में ये खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इस बार वो चैलेंज लगभग 5 गुना ज़्यादा है। नीचे से टैंकर्स आते हैं और ये एक बार में 16 टैंकर अपना फ्यूल इस अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक में डालते हैं। उसके बाद इसको बैरल्स में डाला जाता है, क्योंकि आगे फॉरवर्ड में ले जाने के लिए इन ट्रक्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। उनको बैरल्स में डाला जाता है और बैरल आगे फॉरवर्ड में पहुंचाए जाते हैं। सर्दियों में लद्दाख के कई इलाकों का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगले 7 से 8 महीनों तक सैनिकों को खास टेंट की जरूरत होगी। इनके अंदर हीटर की मदद से तापमान आरामदायक रहेगा और सैनिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस ऊंचाई पर हर सैनिक को सर्दी से बचकर देश की सुरक्षा करते रहने के लिए कुल 21 आइटम दिए गए हैं। इनमें 3 लेयर के गर्म कपड़े, 3 लेयर के दस्ताने, मोजे और गर्म टोपी शामिल है। सैनिकों को फ्रॉस्ट से बचाने के लिए खास तरह के जूते भी दिए गए हैं। हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल, ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनेशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में हैं। और जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए वो चीजें वहां पहुंच चुकी हैं। कोई भी फौज बिना भोजन के एक कदम नहीं चल सकती है। ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को खासतौर पर सर्दियों में हाई कैलोरी वाले विशेष राशन की जरूरत होती है। आर्मी सर्विस कोर ने जवानों के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन की व्यवस्था की है। इनमें सूखे मेवे, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट खाने के पैकेट और सूखी मिठाइयां जैसी चीजें हैं। रेडी टू ईट राशन भी है जो डीआरडीओ ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया। जैसे ये अंडे का पाउडर है, जब इसको खाना हो इसका इस्तेमाल करें और वो ज़रूरी कैलोरी हासिल हो जाएगी। ये वेरका का मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर दूध बनाने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, आपको ज़रूरी कैलोरी मिलती जाएगी। इसी तरह से दूसरी चीज़ें हैं, ये कॉफ़ी पाउडर है। ये ख़ास तौर पर जो सुखाई गई सब्जियां हैं, भारतीय सिपाही बगैर सब्जियों के खाना पसंद नहीं करता। ये सुखाया हुआ प्याज है, इसको निकालकर नमक के पानी में थोड़ी देर हल्का गर्म करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें कि जो स्वाद में भी अच्छी लगे और पोषण भी मिले। ये टिंड मैंगो है, आम का फल, लेकिन टिंड है, प्रिजर्व्ड है। ये आलू की स्लाइसेस उसी तरह से सुखाई हुई, प्रिजर्व की हुई। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आपको जानकर गर्व होगा कि लेह में भारतीय सेना के लिए सभी जरूरी चीजें इतनी मात्रा में इकट्ठी कर ली गई हैं जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त होंगी। यानी सर्दियों की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय वायुसेना की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये तस्वीरें देखकर चीन की सेना को बहुत दुख होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख।